नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा वॉच करना है, पूरा का पूरा देखना है, तभी इस वीडियो को आपका फ़ायदा मिल पाएगा। इस वीडियो को हम दो भागों में बांटने वाले हैं, क्योंकि एक बेहतर कंटेंट देने के लिए समय लगता है। ठीक है, तो हर उस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आप कोई भी परीक्षा देना, जैसे यूपी टेट है और सुपर टेट है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी पीसीएस है, इस क्लास से कम आपका 5 से 7 नंबर आना चाहिए। क्योंकि हम इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक का जो सफ़र है, इसके हम हिस्ट्री से यानी इसके हम इतिहास से लेकर के जो वर्तमान तक का सफ़र है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्लास है और आपकी इस क्लास को पूरा का पूरा आपको वॉच करना है, पूरा देखना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके हम नामकरण के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो नामकरण के बारे में ब्रह्मर्षि देश कहते हैं, इसके नामकरण के बारे में ब्रह्मर्षि देश। अच्छा, 1833 में बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रांत से कब हुआ था? 1833 में ये अलग हुआ था। ठीक है, अब उसके 3 साल बाद यानी 1836 में उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में 1877, ठीक है, इसमें कई सारे अलग अलग थे, जैसे कि है आगरा, अवध और उत्तर प्रदेश प्रांत, ये 3 थे। किसमें? 1877 में से आगरा, अवध और उत्तर प्रदेश। फिर इसके बारे में 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बने। ठीक है, अवध जैसे पहले मौर्य काल में 16 महाजनपदों में पूरा का पूरा भारत बटा था, वैसे ही 1902 में आगरा एवं अवध का कुछ संयुक्त क्षेत्र बना। किसमें? 1902 में। फिर 1937 में ये संयुक्त प्रांत बना। कौन? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब इसका नाम जिक्र हम आगे करेंगे। 1937 में संयुक्त प्रांत बना। फिर इसके लगभग 10 साल के समथिंग यानी 1947 में ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये आंशिक रूप से बना था। ये पहला वाला 1937 में इसी आंशिक रूप से बना, ये आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से। और यहाँ पर से 1947 में ये संयुक्त प्रांत बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके अगर हम कुछ और पॉइंट के बारे में देखें, इसके 24 जनवरी 1950 को, यानी हम 24 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। तभी 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1953 में एक और राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि एक तमिल समुदाय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पट्टिम सीतारमैया। इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया और उस आमरण अनशन में उनकी मृत्यु हो गई। तभी 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अगर हम केंद्र और राज्य की बात करें तो 263 में, आर्टिकल 263 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अनुच्छेद 263 ये बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे कैसे संबंध होने चाहिए। तो फजल अली आयोग एक बनाया गया जिसमें
पुनर्गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके जो हेड का नाम था फजल अली था, उन्हीं के नाम से फजल अली आयोग बनाया गया था। अगर मैं इसके पुनर्गठन की बात करूं यानी कब बना था, तो ये इसका पुनर्गठन हुआ था नवंबर 19 यानी 1 नवंबर 1956 को। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये वाला, यहाँ पर स्टार में मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश से एक राज्य कट कर के बना था, उसका नाम है उत्तराखंड। यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 राज्य को अलग करके, ठीक है, क्या बना गया उत्तराखंड। यानी इसको पहले आप लोग उत्तरांचल कहते थे, लेकिन वर्तमान में आप इसको उत्तराखंड कहते हैं। यानी 9 नवंबर 2000 को 13 राज्यों को अलग किया गया, किससे, उत्तर प्रदेश से, और उत्तरांचल यानी कि जो वर्तमान में आप लोग कहते हैं उत्तराखंड, ये बना था। इसके बारे में ये भारत का 27वां राज्य था, और कब, 2006 में बना। अगर बात करें वास्तविक स्वरूप इसका जो आया था ना, 9 नवंबर 2000 को इसका वास्तविक स्वरूप आया था, और 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तर प्रदेश से 13 राज्य काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट को। पहले बातचीत यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और बाद में कब अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे गए थे, और उत्तरांचल यानी कि वर्तमान का उत्तराखंड बनाया गया था। ये भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, कब, 2006 में। आगे बढ़ें, चलिए। इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने बोला है कि आपको ध्यान से सुनना है, आपको लिखना नहीं है। अगर आपको चाहिए PDF, कमेंट बॉक्स में खुला रखूँगा, आपको कमेंट कर देना कि हाँ ये क्लास आपको कैसी लग रही है। जैसे आप कमेंट करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम या मैं आपको उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करा दूँगा, जाना और सीधे सीधे आपको ये पूरी की पूरी PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना। चलिए, अब हम इसकी कुछ राजधानी के बारे में बात करते हैं, कुछ राजधानी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी जो स्टार्टिंग में राजधानी थी ना, उसका नाम था आगरा। कब, 1836 में आगरा इसकी राजधानी थी। वहीं पर लगभग 1858 में, यानी कुछ वर्ष के बाद, यहाँ से 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज हुई। ठीक है, 1919 का एक सुधार आया था, जिसका नाम है मांगटेन्यू चम्सफोर्ड सुधार। कब आया था, 1919 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1921 में विधान परिषद के जो गवर्नर, उनका नाम था बटलर, और इनका संबंध कहाँ था, उत्तर लखनऊ से। ठीक है, 1921 में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में 2 सभाएँ हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ठीक है, हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में कितने सीटें लोकसभा, कितने सीटें राज्यसभा, कितने सीटें विधान परिषद, कितने सीटें विधानसभा की। ठीक है, यानी 1921 में विधान परिषद के जो गवर्नर, उनका नाम था बटलर, इनका संबंध कहा था, लखनऊ था। चलिए, अब एक था कि एक भारत शासन अधिनियम आया था। कब आया था, 1935 में। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत शासन अधिनियम कब आया था, मैंने ऊपर कर दिया था मार्क, मुझे नीचे करना था। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1935 में आया था। इसमें जो गोविंद बल्लभ पंत थे, यानी पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है ना, यानी पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत पहले थे। पहले इनको प्रधानमंत्री, हर राज्य का पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन अब बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फिर इसके बाद में 1935 के बाद में इसके 1 साल और बढ़ा, और 1936 से लेकर के 1937 तक विधानसभा और विधान परिषद 2 बना दी गई। अगर इसकी बात करूं तो इसकी राजधानी लखनऊ, पूर्ण रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। कब, 1936-1937 में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के जो पहले CM थे, उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अच्छा,
इसके अगर हम और कुछ पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो कुछ स्थान लिखे गए हैं और कुछ क्षेत्र का नाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वाराणसी थी पहले से, और आर्थिक रूप से कानपुर। और वैसे कानपुर हमारे पास पड़ता है, कानपुर को चमड़े की नगरी के नाम से जानते थे। और जो उस समय न्यायिक क्षेत्र देखा जाता था उसका नाम था प्रयागराज। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का खंड। ठीक है, तो यानी कि न्यायिक प्रयागराज। अगर हम कला एवं संस्कृति की बात करें तो उसका नाम था लखनऊ। फिर इसमें जो स्थित थी, चाहे वो विधायिका हो और चाहे वो कार्यपालिका हो, दोनों के दोनों लखनऊ में हैं। ठीक है, उतने समय भी लखनऊ में थे और आज भी लखनऊ में हैं, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका यानी कि आप लोग जिसमें उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों जहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं राज्य को चलाने के लिए। ठीक है ना, उसे बोला करते हैं विधायिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इसके हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके प्रथम राज्यपाल का नाम था, ये प्रथम राज्यपाल थी किसकी, उत्तर प्रदेश की, और इनका नाम क्या था, सरोजिनी नायडू। अच्छा, किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था? आपको बताना है आपको, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा कि सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की थी, लेकिन कब की थी आपको सब बताना है। क्या 1925 में की थी या फिर 1924 में की थी? ओके, अगर ये प्रथम राज्यपाल है किसकी, उत्तर प्रदेश की, और ये महिला हैं, ठीक है ना, और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पहली राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपको सरोजिनी नायडू ही लगाना है। ठीक है, और ये भारत की प्रथम थी। चलिए, अगर बात करें वर्तमान की जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आप सभी को पता है। प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये पहले आपके सीएम थे। वहीं पर अगर मैं अगले की बात करूं वर्तमान की, तो आपको सभी पता है योगी आदित्यनाथ, इनका उपनाम है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, चलिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके बारे में तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ। चलिए, अगर बात करूं, ये 33वें क्रम के हैं, 32 और 33। इन्होंने दो कार्यकाल इनका था ना, इनका 2.0 कार्यकाल है, यानी एक कार्यकाल ये निकाल चुके हैं, दूसरा कार्यकाल इनका है। ठीक है, यानी 33वें क्रम। अच्छा, अब हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट, जो कि चारों के चारों कुछ पॉइंट आपकी इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ये वाले के पूरे। प्रथम महिला, इनका नाम था सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश के सीएम का सबसे कहते हैं सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। ठीक है, और मुझको लगता है कि 3 बार मुझको लगता है कि अखिलेश की जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, वो 3 बार बन चुके थे। लेकिन कार्यकाल की बात करें तो सबसे बड़ा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का ही है। ठीक है, प्रथम महिला सुचेता कृपलानी, यानी जेपी कृपलानी, इनके पति का नाम था। ठीक है, एकमात्र दलित जो सीएम बनी, उनका नाम है मायावती। मायावती एक ऐसी सीएम थी जो कि दलित थी। ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश के सीएम बनी। ठीक है, अब बात करते हैं एकमात्र मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी कौन, मायावती जी। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी थी, और अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं वो 3 बार बने थे, और योगी आदित्यनाथ 2 बार बने हैं। लेकिन कार्यकाल के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मान से अधिक एनडी तिवारी, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के युवा अखिलेश यादव, यानी कि जब एक से अधिक एनडी तिवारी, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों के
सबसे युवा जो थे सीएम थे अखिलेश यादव, लेकिन 2014 के बाद कुछ अटपटा होने लगा ठीक है, क्योंकि 2014 के बाद आपके उत्तर प्रदेश के सीएम आ गए। ठीक है, चलिए हम कुछ आगे की ओर बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं। आपका यहाँ पर कुछ जनसंख्या, कुछ छोटे मोटे ट्रिक भी दिखाए गए हैं, आपको ध्यान से सुनना भी है। देखिए, ये आपका क्षेत्रफल है, किसका? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। देश की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। जैसे पूरे विश्व में भारत का कुछ क्षेत्रफल है ना, वैसे ही भारत का राज्य का यानी उत्तर प्रदेश राज्य यानी पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो चौथा वो राज्य है किसमें? देश यानी 4 राज्यों में इसका स्थान है। कौन सा? पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और वहीं पर आपको क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया है। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर का है, क्योंकि पहले नंबर में आपका पड़ेगा राजस्थान, दूसरे में आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश, तीसरे में आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, और चौथे में आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश। किसमें? आपका क्षेत्रफल में पड़ेगा, क्षेत्रफल में। वहीं पर अगर मैं एक जनसंख्या की बात करूं तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है टॉप पर जनसंख्या में। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र पड़ता है जनसंख्या में। ठीक है, फिर ऐसे राज्य आते नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। किसमें? राम महान है। ठीक है, राम से पड़ेगा आपका राशि राजस्थान, फिर माँ से मध्य प्रदेश, ये वाला देखिए यहाँ पर, और ठीक है, माँ से मध्य प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र, यानी राम महान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनको ध्यान रखना है। अगर बिना ट्रिक के याद हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर आपको ट्रिक याद करना तो फिर आपको ट्रिक याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक भूल जाता है ना कि पहले महाराष्ट्र आएगा कि पहले मध्य प्रदेश आएगा, इसीलिए। अगर हम यहीं पर सबसे पॉइंट की बात करें तो जो सबसे छोटा का है ना, उसका नाम है हापुड़, यानी 660 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। किसका? हापुड़ का। वहीं पर अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो उसका नाम है लखीमपुर खीरी। कितना है? 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। सबसे बड़ा जो जिला का क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, और वहीं पर अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा जो जिला उसका नाम है हापुड़, 660 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, खीर और पूड़ी। खीर से क्या बनेगा? लखीमपुर खीरी, जिस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, किसमें? एरिया में। बी है किसमें? एरिया में, एरिया में। वहीं पर हापुड़ की बात करूँ, पूड़ी से हापुड़, पूड़ी से हापुड़, इसमें क्या है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ऐसे ऐसे पॉइंट इसमें हैं बहुत सारे, इसमें छोटे और बड़े जितने की स्लाइड में मैंने लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी। ठीक है ना, मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट बोला था कि ये क्लास पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास एंड होने से पहले इसका मैं आपको फिर से एक बार आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बोला जस्ट अभी कि आपकी जो आपका कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, ओपन रहेगा, आपको कमेंट कर देना है कि हाँ क्लास आपको ये कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लाइक शेयर के लिए कभी नहीं कहता, लाइक करिए नहीं तो ना करिए, जाने दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अगर इसके मंडल या संभाग की बात करें, संभाग बोला करते हैं, तो कितने? 18 है। जैसे कि
भारत में वर्तमान समय में 18 जोन हैं, किसमें? रेलवेज़ में। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 18 मंडल कहो या फिर 18 संभाग कह दो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि नवीनतम संभाग कौन सा है, ठीक है? तो आपका जो नवीनतम संभाग बनेगा वो आपका अलीगढ़ है। अलीगढ़ आपको दिख भी रहा होगा, कब? 2008 में बना था, ठीक है? यानी अलीगढ़ आपका नवीनतम संभाग है, ठीक है? अगर मैं ज़िला और जनपद की बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे 75 ज़िला हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नवीनतम ज़िला कौन सा है, तो उसका नाम है अमेठी। अमेठी कब बना था? अमेठी बना था आपका 2013 में। ये पॉइंट आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला और ये आपका दूसरा वाला, ठीक है? वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके अगले पॉइंट की, तो आपसे कभी जो तहसील है 351 है, ये आपके एग्ज़ाम में कभी पूछी नहीं, कभी जाएंगी, कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है? यानी 351 इसमें तहसील हैं, किसमें? उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगर मैं ब्लॉक की बात करूं या फिर प्रखंड की बात करूं तो 826 इसके पूरे के पूरे ब्लॉक हैं, ठीक है? आपको ग्राम पंचायत आपसे कभी नहीं पूछेगा, ना ही आपसे कभी कुल गाँव पूछेगा, ये दो डेटा आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग याद करना चाहें तो आप इसको याद कर भी सकते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे कि इसमें 71वां कासगंज, ठीक है, 2008 में बना था। और 72वां शामली और शकल और हापुड़ 2013 में अमेठी। अच्छा, 71, 72, 73, 74 और 75, यानी यूपी में पूरे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 ज़िले हैं, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट की बात करें, एक स्लाइड और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, स्टार्ट करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? यानी 24 अप्रैल 1993 यानी 1993 पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसमें? 24 अप्रैल को। किसके लिए? पंचायती राज दिवस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर बात करें, अगर इसमें किसका उल्लेख, किसमें? ग्राम पंचायत का किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट को, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है? यानी आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है? ये जो मैंने आपको भी पढ़ाया है कि यहाँ पर ऊपर ही देखिए, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1993 तो हुई थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये राजस्थान के नागौर से हुआ था। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे बड़ी बात करें कि हमने आपको स्थापना बता दिया है, अब सबसे बड़ी बात है कि 11 अनुसूची में इसका उल्लेख, किसका? पंचायती राज दिवस का 11वीं अनुसूची में उल्लेख है। वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, स्थानीय सुशासन में इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है? इसका पहले ग्रामीण है, फिर जिला है, फिर प्रखंड है, बाद में ग्राम है, जिसका मुखिया ग्राम प्रधान ही सरपंच बोला करते हैं, ठीक है? और इसे शहरी में इसको त्रिस्तरीय पंचायत बोला करते हैं ना। जैसे कि अगर बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसकी कब ये समिति आई थी? एक समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और वहीं पर ही कब? 24वां, ये यहाँ पर ही 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है? और वहीं पर कौन सी? 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ठीक है? 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब से? 1993 में, ठीक है? और किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है आपकी 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है,
ओके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, तो हमने आपको दो स्तरीय और त्रिस्तरीय दोनों के बारे में बात की थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसमें, ग्रामीण। इसमें कितने पूरे विषय हैं, इसमें पूरे के पूरे 29 विषय हैं। यानी 11वें अनुसूची में, इसका जो अनुसूची 11वें अनुसूची में जो ग्रामीण के लिए 29 विषय हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात करें जैसे कि जिला पंचायत, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि हमारे प्रदेश में 75 के 75 ज़िले हैं, जैसे कि जिला पंचायत, फिर है उससे छोटा होता है कौन, इसका नाम है प्रखंड पंचायत, यानी इसको बोला करते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये कितने हैं, 826 हैं। वहीं पर आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है, जिसको बोला करते हैं VDO, ठीक है। और उससे जिसमें कि इसका प्रधान कौन सा होता है, जैसे ग्राम प्रधान, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर मुखिया बोला करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, शहरी की, तो शहरी वाले में सबसे बड़ा क्या होता है, नगर निगम, ठीक है। नगर निगम में कौन सा होता है, हेड, मतलब हेड कौन सा होता है, मेयर, उसको हम मेयर बोला करते हैं। वहीं पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो जो 17वां आपका है नगर निगम, उसको बोला करते हैं शाहबाजपुर, शाहजहाँपुर, शाहबाजपुर नहीं, शाहजहाँपुर है, हमारे यहाँ पर एक स्थान का नाम है, ठीक है। वो 17वां कौन सा है, शाहजहाँपुर, ये आपका 17वां है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नगर पालिका की कितनी है, आपकी 198 हैं, और नगर पंचायत आपका 438 है। आपको इतना कितना आपको बताया गया है, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको कुछ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और कुछ विधान परिषद, कुछ उसकी सीटें के बारे में हम बता देते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले अब हम अगले एक पेज की ओर देखते हैं। इसमें हम कुछ उत्तर प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं किसमें, हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे उच्च है, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना। और जिसमें से 80 सदस्य हैं किसमें, लोकसभा में, और उसमें में भी 17 सीटें आपकी पड़ेंगी SC के लिए, ये आरक्षित हैं, यानी 17 सीटों पर हमेशा SC ही लड़ेगा चुनाव, ठीक है। चलिए, वहीं पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो आपकी 31 सीटें हैं राज्यसभा की, 31 सीटें हैं किसकी, राज्यसभा की। वहीं पर अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो इसमें से कुल 403 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, तो इसमें 100 सीटें हैं, यानी 100 सदस्य हैं पूरे के पूरे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। तो लोकसभा और ये राज्यसभा आपका पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा ये विधानसभा और आपका पड़ेगा ये विधान परिषद, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं कुछ वोट डालने वाले व्यक्तियों की उम्र के बारे में, कि कौन व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ेगा और कब कब किस किस वर्ष में वो लड़ने लायक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करूं वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, 18 वर्ष। अगर आप वोट तभी डाल पाएंगे जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। यानी अगर आपको प्रधानी लड़ना है, जिसको प्रधान बोला करते हैं, उसे बोला करते हैं प्रधान या फिर सरपंच, या फिर आप लोग मुखिया बोला करते हैं उसे। अगर आपको उसका चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको लोकसभा लड़ना है, ठीक है ना, ठीक है, अगर आपको लोकसभा लड़ना है या फिर आपको विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर आपकी उम्र अगर है राज्यसभा, ठीक है, या फिर विधानसभा, अगर आप इनका चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको 35 वर्ष, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या फिर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये रहा कुछ आपका डेटा, और कहते हैं पूरी दुनिया डेटे पर चलती है, डाटा पर ठीक है। चलिए, तो मैंने आज इतना पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये हमारी स्लाइड कौन चल रही, देखिए मैं लिखता हूँ, ये हमारी ये हमारी 9वीं स्लाइड है, और पूरी स्लाइड पूरी की पूरी 32 हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि पूरी की पूरी स्लाइड आखिर है कैसे। देखो, देखिए लीजिए, ऐसे है पूरी की पूरी स्लाइड।
मैं कहता हूँ ना कि आपको मज़ा जाएगा पढ़ने में, लेकिन कंटेंट बेहतर मिल रहा है, लेकिन आप इसे पचा पाएँ तब ना। हर पॉइंट को दिया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बशर्ते आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये पूरी की पूरी स्लाइड है, और यहाँ पर ही आपकी स्लाइड पूरी की पूरी एंड हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था आपको ध्यान से हर चीज़ देखना था। चलिए अब मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर तरीके से अगर आप पॉइंट को गौर से सुने होंगे, इसके साथ साथ अब अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे पूरी की पूरी, लेकिन सबसे पहले जब क्लास हो जाएगी तब, ठीक है ना। चलिए तो जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है ना। जब आप सब्सक्राइब कर पाएंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास जा पाएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। चलिए मैं क्लास एंड करता हूँ।